जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल धनराज ग्लोबल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज पॉलिटेक्निक का केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ठोस द्रव गैस के कुछ समान गुण लेकर के आए कि ठोस द्रव और गैस में क्या क्या गुण होता है, किसका गुण अधिक होता है, किसका गुण कम होता है। पहला लिखे हैं घनत्व। घनत्व मतलब कि ठोस द्रव और गैस में तीनों में किसका अणु ज्यादा सटा होता है, किसका अणु का बल ज्यादा होता है। तो ठोस का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है, द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। अगर डेंसिटी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किसका होता है, ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। दूसरा है अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल कहने का मतलब एक दूसरे से ज्यादा सटा, काफी मजबूती से सटा कौन होता है, ठोस का सबसे ज्यादा होता है, द्रव का ज्यादा उससे कम होता है, और गैस का सबसे कम होता है। तो देखिए दो ही को पूछा जाएगा, या सबसे अधिक या सबसे कम। अगर घनत्व पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो ठोस का, सबसे कम होता है द्रव का, गैस का। ठीक है। अंतर आणविक आकर्षण अगर पूछ दिया जाए तो सबसे ज्यादा ठोस का और सबसे कम गैस का होता है। इसका इंग्लिश होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका इंग्लिश होता है अंतर आणविक आकर्षण बल का। ठीक है। प्रत्यास्थता किसका सबसे ज्यादा होता है, तो ठोस का सबसे ज्यादा होता है, द्रव का इससे कम होता है, और गैस का सबसे कम होता है। अगर प्रत्यास्थता अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो ठोस का होता है, सबसे कम पूछा जाए तो गैस का होता है। ठीक है। संयोजक पूछा जाए, ससंजक बल अगर पूछ दिया जाए, ससंजक बल कि सबसे ज्यादा ससंजक बल किसका होता है, ससंजक बल पूछ दिया जाए तो ठोस का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। अब इसमें दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, संयोजक बल सबसे अधिक ठोस का, सबसे कम गैस का। ठीक है। गतिज ऊर्जा, गतिज कहने का मतलब फैलने वाला, किसका अणु सबसे ज्यादा गति कर सकता है, सबसे ज्यादा दूर भाग सकता है। तो देखिए गैस और पानी, गैस को सिलेंडर खोलिए बहुत तुरंत फैल जाएगा, गैस जैसे हवा बहुत फैलता है, पानी इससे कम फैलता है। ठोस जैसे मेरी ठोस है, इसका क्या ये रख देंगे तो फैलेगा नहीं, फैलेगा। अगर पानी गिरा दें तो पूरा फैल जाएगा, अगर हवा इस पर दे दे तो हवा ऊपर में फैल जाएगा। यानी सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। अगर गतिज ऊर्जा पूछा जाए, गतिज ऊर्जा अधिक, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसका होता है, गैस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद ठोस का होता है। यानी सबसे ज्यादा गैस और सबसे कम ठोस। ठीक है। अंतर आणविक स्थान, यानी कहने का मतलब अंदर में सबसे कम स्थान कौन घेरता है, तो गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। अंदर में सब गैस का फैल होगा, अणु फैल होगा, उससे कम होगा फैल पानी में, द्रव में, उससे सबसे कम ठोस में होता है। ईंट में देखिए, ईंट में ई पट्टी सुपट्टी दिखाई देगा, नहीं देगा। जैसे हवा है, हवा इसमें गैस है, यहां से वहां सब पूरे दिखाई देता है, आर पार होता है। देखिए हाथ ऐसे करते हैं, लेकिन यही वाला हाथ पानी में करेंगे तो थोड़ा सा रुकेगा, पानी ठेलेगा इसको, इस पर बल लगाएगा, क्योंकि उसमें अणु सटा होता। अगर ये ठोस है, ऐसे करेंगे तो हाथ तक भी तोड़ देगा। समझ में आया? तो अंतर आणविक स्थान अगर पूछा जाए तो गैस का सबसे अधिक होता है, द्रव का उससे कम होता है, ठोस का सबसे कम होता है। अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक गैस का और सबसे कम ठोस का। ठीक है। विसरण मतलब फैलना, सबसे अधिक किसका कण फैलेगा, तो सबसे अधिक कण फैलेगा गैस का, उससे कम द्रव का, यही ठोस का तो फैलवे ना करेगा। फिर से घनत्व किसका है, सबसे ज्यादा ठोस, सबसे कम गैस। दो ही बात करना, आंतरिक आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस और सबसे कम गैस। प्रत्यास्थता किसका है, जब सबसे ज्यादा ठोस और सबसे कम गैस। संयोजक किसका बल सबसे ज्यादा है, ठोस का और सबसे कम गैस का। गतिज ऊर्जा किसका सबसे ज्यादा है, गैस का और सबसे कम ठोस का। अंतर आणविक स्थान कौन सबसे कम ज्यादा करता है, गैस, और सबसे कम ठोस। ठीक है। विषय कौन किसका कण सबसे ज्यादा फैलता है, गैस का,
और सबसे कम ठोस का। इधर हो गया, इतना हो गया। इसमें एक नंबर लगभग एक नंबर का पूछा जाएगा, एक नंबर नहीं, शायद 5 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 5 या 6 नंबर का। ठीक है, आगे धातु का कुछ गुण है, धातु का कुछ गुण पूछ दिया था। कौन सी धातु क्या उसमें पाया था, कौन सी धातु का कौन सा क्या गुण है। ठीक है, आगे देखो, धातु जो है, धातु हमेशा किस अवस्था में पाया था, ठोस अवस्था में। धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाया था, कठोर होता है, आघात वर्ध करने का मतलब चोट सहने की क्षमता धातु के पास होता है, ये तन्य होता है। और इसका जो गलनांक होता है, गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है। धातु का गुण होता है कि ये ठोस अवस्था में पाया था, दूसरा ये कठोर होता है, तीसरा घात वर्ध होता है, चौथा तन्य मतलब इससे रेशा खींचा जा सकता है, और पांचवा होता है उच्च गलनांक। गलनांक इसका क्या होता है, उच्च होता है। आगे पारा एक धातु है, लेकिन ठोस हो जाती है, ठोस में नहीं पाया था बल्कि द्रव अवस्था में होता, अपवाद में। अपवाद में पारा एक ऐसा धातु है जो क्या चीज, द्रव अवस्था में पाया था। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया था, तो पारा। इसका संकेत होता है जी सीजियम। सीजियम धातु है जिसका गलनांक निम्न होता है, यानी 29 डिग्री सेल्सियस होता है। सीजियम का गलनांक 29 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि धातु का गलनांक उच्च होता है, अपवाद में है। टाइटेनियम धातु है, टाइटेनियम से तोप की टाइटेनियम से अस्त्र और शस्त्र बनाया था, युद्ध का अस्त्र और शस्त्र बनाया था। टाइटेनियम धातु से युद्ध का अस्त्र और शस्त्र बनाया था, इसलिए टाइटेनियम धातु को रणनीति धातु कहा था। रणनीति धातु किसे कहा था, टाइटेनियम को। टाइटेनियम को रणनीति धातु क्यों कहा गया, क्योंकि टाइटेनियम से अस्त्र और क्या बनता है, शस्त्र बनता है। टाइटेनियम से 2 चीज बनता है, अस्त्र और शस्त्र। ठीक है, प्लेटिनम, प्लेटिनम धातु है जिसके द्वारा तोप की नली बनाया जाता है। अगर पूछ देगा कि तोप की नली कौन सी धातु का बना होता है, तो प्लेटिनम का होता है। ठीक है, आगे आर्सेनिक धातु है। आर्सेनिक धातु है जो किसके समान होता है, विष के समान होता है। आर्सेनिक विष के समान होता है। आगे सामरिक धातु किसे कहते हैं, सामरिक धातु किसे कहते हैं, सामरिक धातु वो वैसे धातु कहते हैं जिस पर देश की सुरक्षा और अंतरिक्ष में कार्य होता है। सामरिक धातु उसे कहते हैं वैसा धातु जिसके द्वारा देश की सुरक्षा होता है, देश की सुरक्षा और अंतरिक्ष में कार्य होता, अंतरिक्ष में कार्य होता है। वैसा धातु जिस पर देश की सुरक्षा और अंतरिक्ष का कार्य निर्भर करता है उसे सामरिक धातु कहते हैं। जैसे में क्रोमियम, क्रोमियम धातु है जिस पर देश की सुरक्षा प्रदान कर, जो देश की सुरक्षा प्रदान करता है और अंतरिक्ष में इसका कार्य होता है। मैग्नीज, जिर्कोनियम, टाइटेनियम, ये सब धातु के द्वारा अंतरिक्ष में कार्य होता है। ये सब धातु के द्वारा क्या होता है, अंतरिक्ष में कार्य होता है और देश की सुरक्षा में प्रदान करता है। ठीक है, कुछ धातुएं जो है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, अगर हमारे शरीर में वो सब धातु नहीं होगा तो शायद हम लोग नहीं बच पाएंगे। जैसे शरीर में लोहा की मात्रा, अगर लोहा की मात्रा नहीं होगा तो हम लोग नहीं जी पाएंगे। अगर लोहा की मात्रा कम जाएगा उसे एक रोग हो जाएगा जिसको एनीमिया रोग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा लोहा की मात्रा से कौन सी रोग होता है, लोहा की कमी से कौन सी रोग होता है, एनीमिया रोग। इसका दूसरा नाम है रक्त अल्पता, रक्त अल्पता। ठीक है, अगर अधिक हो गया तो सिडरोसिस रोग हो जाता है। इस सिडरोसिस रोग होगा तो कैसे पता लगेगा कि हमें सिडरोसिस रोग होगा, ये जो चमड़ा होगा ना, चमड़ा मुड़ जाएगा, एकदम ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा चमड़ा एकदम। जहां पर देखना कोई बूढ़ा जो आदमी होते हैं ना, उनके गाल एकदम सुटकल होता है, एकदम ये सब सुटकल होता है, यानी उसके पास किसका लोहा की मात्रा अधिक बढ़ गया। ठीक है, उसके शरीर में लोहा की मात्रा अधिक बढ़ गया, इसलिए सिडरोसिस रोग हो गया। अगर तांबा की मात्रा अधिक हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग। कौन सी रोग होता है, विल्सन रोग। विल्सन रोग कैसे पता लगेगा, विल्सन रोग हो जाएगा ना तो हाथ और हमेशा कांपते रहेगा, कुछ बोलेंगे हाथ और मुड़ी कपते रहेंगे। ठीक है,
और दूसरी चीज कि देह में बहुत दर्द रहेगा, एकदम हमेशा अंगड़ाई लेते रहेंगे। तो तामा का मात्रा अधिक अगर शरीर में हो जाता है तो विल्सन रोग होता है। उस रोग को कैसे पता लगता है? शरीर थरथराता है और देह में जोड़ों का दर्द होता है। कैल्शियम की यदि कमी हो जाता है तो दंत रोग होता है, यानी दांत में रोग हो जाता है और हड्डी कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अधातु का गुण। अधातु का गुण क्या है? अधातु का गुण क्या क्या छिपा? पहले तो अधातु तीनों अवस्था में पाया था, ठोस द्रव गैस तीनों में। ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया था। ठोस में कौन सी धातु ये ठोस पाया था? कार्बन जो होता है ठोस होता है, फास्फोरस ठोस होता है, सल्फर ठोस होता है, आयोडीन ठोस होता है, हीरा ठोस होता है, ग्रेफाइट ठोस होता है। ये सब जो अधातु है, ये सब क्या अधातु है, लेकिन ठोस की अवस्था में पाया था। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो गैस के द्रव की अवस्था में पाया था। गैस की अवस्था में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब क्या है? अधातु है जो गैस की अवस्था में पाया था। समझ में आया? चलिए आगे करते हैं। हाइड्रोजन और ग्रेफाइट अधातु है, ये दोनों क्या है? अधातु है। ये दोनों अधातु है, लेकिन ये दोनों विद्युत का सुचालक होता नहीं। ये दोनों ऐसा धातु है जिसमें विद्युत आर पार हो सकता है। ठीक है, अधातु विद्युत का कुचालक, कल लिखा है तो क्या धातु विद्युत का कुचालक होता है, यानी आर पार नहीं हो सकता। लेकिन आज इसमें दो वो ऐसा धातु है, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट, जो विद्युत का कुचालक। ये अपवाद में आता। ठीक है, क्या चीज में आता है? अपवाद में। जैसे अपवाद भी कुछ भी हो सकता है। अपवाद तो कुछ भी हो, जैसे लड़का भी अपवाद नहीं होता, मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, लेकिन लफवाजी करता है। ठीक है, तो वही है, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु भी है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। आगे, हीरा अधातु है लेकिन सबसे कठोर माना जाता है, दुनिया में सबसे कठोर माना जाता है। किसको माना जाता है? अधातु का। ठीक है, इतना हो गया, धातु और अधातु में हो गया। अब थोड़ा चलते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। कैसे कैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, इधर देखिएगा। हम एक चीज लेते हैं, बर्फ। बर्फ, ये बर्फ जो है ये क्या है? ये एक प्रकार का ठोस है। ये क्या है? ठोस है। बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो पानी हो जाता है, क्या बदल जाता है? पानी में। क्या चीज में? पानी में। ये क्या है? द्रव है। यानी कहने का मतलब बर्फ यानी ठोस से द्रव में बदलने के लिए गर्म किया जाता है। ठोस से द्रव में बदलने के लिए गर्म किया जाता है, जिसको नाम बोला जाता है गलना। गलना, क्या बोला जाता है? गलना। ठोस से द्रव में बदलने के लिए गर्म किया जाता है, जिसका नाम क्या पड़ता है? गलना। अब द्रव से हमको गैस बनाना, द्रव से गैस बनाना। जैसे एक बर्फ लीजिएगा आप लोग, बर्फ एक कोई बर्तन में लेकर के उसको गर्म करेगा तो देखिए पिघल जाएगा। उसको और गर्म करेगा तो भाप बिगना स्टार्ट कर देगा। यानी पानी को भी गर्म करेंगे तो क्या बदल जाएगा? पानी को गर्म करेंगे तो क्या बदल जाएगा? गैस में। यानी ठोस से द्रव में बदलना गलना कहलाता है। क्या कहलाता है? गलना कहलाता है। और द्रव से गैस में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण, क्योंकि बाष्प बन के उड़ने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसे बाष्पीकरण कहा था। ठोस से द्रव में बदला तो गलना कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है। और द्रव से गैस में बदलना बाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे गैस से अब लाना है द्रव में। गैस है, गैस आप लोग देखेंगे एलपीजी जो गैस होता है, ठंडा में उठाइएगा तो उसमें पानी की तरह डोलेगा, क्योंकि ज्यादा ठंडा हो जाने के कारण वो पानी में बदल जाता है। यानी गैस को हम ठंडा करेंगे तो क्या बदल जाएगा? द्रव में। तो गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, द्रव से ठोस में बदलने के लिए क्रिया को जमाना कहते हैं या जमाना। नहीं देखते हैं, जैसे हमको आइसक्रीम बनाना है, क्या बनाना? आइसक्रीम बनाना। आइसक्रीम कैसे बनता है? दूध में सब कुछ मिला करके फ्रिज में रख देते हैं, जम जाता।
ठंडा करते हैं, जम जाता तो ठोस हो जाता, उसी को हम सब क्या करते हैं, मतलब दूध से फिर ठोस में बदल गया है ना, यानी द्रव से ठोस में बदल गया। द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को जमना कहते हैं, ठीक है। यदि डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाए, जैसे कपूर, कपूर कपूर को देखिएगा जलाइएगा, वो द्रव में नहीं बदलेगा, जलेगा और वाष्प में बदल जाएगा, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और डायरेक्ट गैस से ठोस में बदलने के लिए निक्षेपण कहा जाता है। जैसे अब इधर देखिएगा, आदि करेगा कहा कि बहुत पूछा जाता है, अगर ठोस से द्रव बदल गया, द्रव, इस क्रिया को क्या कहते हैं? गलना कहते हैं। गलना कहते हैं। क्या कहते हैं? गलना, या संलयन कहते हैं, या इसी को संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मेल्टिंग कहा जाता है। और द्रव से, अगर द्रव से गैस बनाना है, द्रव से गैस बनाना है, इस क्रिया को बाष्पीकरण कहा जाता है। बाष्पीकरण कहा जाता है, बाष्पीकरण। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलना या संलयन कहा जाता है, और द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को बाष्पीकरण कहा जाता है। आगे, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना, गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलने की क्रिया को, गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलने की क्रिया को, ठोस में बदलने की क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। आगे, अब हमको लाना है गैस से द्रव। अगर गैस से द्रव लाना है, क्या चीज लाना? गैस से द्रव। गैस से द्रव में बदलना है, इस क्रिया को कहते हैं संघनन। संघनन क्रिया कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहा जाता है। अगर द्रव से, यदि द्रव से ठोस में बदलना है, क्या चीज बदलना? ठोस में, तो इसको जमाना कहते हैं, जमाना, जमाना। गलना या पिघलना भी बोला जाता है, पिघलना, पिघलना। देखिए, ठोस से जैसी बदल गया द्रव में, ठोस से जैसी बदल गया द्रव में, तो इस क्रिया को ठोस से गलना या पिघलना कहा जाता है, पिघलना, ठीक है। क्योंकि ठोस है बर्फ, वो पिघलेगा तब ना द्रव में बदलेगा, तो गलना या पिघलना कहा जाता है। द्रव से गैस में लेके जाना है, द्रव से गैस बनाना है, तो द्रव से गैस में बनाने की क्रिया को बाष्पीकरण, बाष्पीकरण क्रिया कहते हैं। गैस, द्रव से गैस बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या पूछा था? ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलना या पिघलना कहा जाता है, ठीक है। और द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को बाष्पीकरण कहा जाता है। गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। कैसे बदलेगा? ठंडा करने पर, ठीक है। कौन सी क्रिया कहते हैं? संघनन क्रिया कहते हैं। गैस से द्रव को में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को जमाना कहते हैं, ठीक है। आगे, डायरेक्ट ठोस से अगर गैस में बदलना है, उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस से ठोस में बदलना, उसे निक्षेपण कहते हैं। समझ में आया? ये सब याद करना होगा कि ठोस से द्रव गलना या संलयन या पिघलना कहा जाता, ठीक है। क्या कहा जाता? पिघलना कहा जाता। द्रव से गैस में बदलना तो बाष्पीकरण कहा जाता। ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। गैस से ठोस में तो निक्षेपण अभिक्रिया, गैस से द्रव में तो संघनन, द्रव से ठोस में तो जमाना। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला क्लास में आगे बताएंगे, ठीक है।